इंजीनियरिंग जियोलॉजी और इसमें जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है मिनरल्स। मिनरल्स नेचुरली अकरिंग मटेरियल होते हैं, ये केमिकली एक्टिव सब्सटेंस होता है और उनकी स्पेसिफिक केमिकल कंपोजिशन और एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है। क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर दो तरह का होता है मिनरल्स में, एक हम ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर कहते हैं और एक हम टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कहते हैं। ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर में जो उसके कॉर्नर्स हैं स्ट्रक्चर के वो 8 होते हैं और टेट्राहेड्रल में 4 होते हैं। इसके अलावा कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो मिनरल्स नहीं होते लेकिन वो एज ए मिनरल बिहेव करते हैं, उनको मिनरलाइट्स कहते हैं। अब किसी चीज़ को जब हम मिनरल क्लासीफाई करते हैं तो उसको स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स को मीटअप करना पड़ता है। उनकी 4 रिक्वायरमेंट्स हैं। एक उसकी डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होगी, डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर होगा, ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल, वो इनऑर्गेनिक होगा, वो नेचुरली फॉर्म मटेरियल होगा। जो मटेरियल इन 4 स्पेसिफिकेशंस को रिक्वायरमेंट्स को मीटअप करेगा उसी को हम मिनरल कहेंगे। इसके अलावा कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो मिनरल्स नहीं होते लेकिन वो कंसीडर किए जाते हैं, फिर भी मिनरल कंसीडर किए जाते हैं, वो रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं करते, उनमें स्पेसिफिक है मेरे को उसको फिर वो कंसीडर करते हैं। अब मिनरल्स के मिनरल से इतने क्यूरियस क्यों हैं, मीन्स हमें क्या जरूरत पड़ी है कि हम मिनरल्स को इतना डिटेल से स्टडी करें। उसकी वजह ये है कि हमारे जो जियो मटीरियल्स हैं, सॉइल और रॉक्स हैं, उनका जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, ये बेसिक जो उनकी कंपोजिशन है वो मिनरल से ही होती है। ये उनकी सॉलिड प्रॉपर्टीज़ को, इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़ को, स्ट्रेंथ प्रॉपर्टीज़ को, पोजीशनिंग को, पैकिंग को और इन चीज़ों को वो इम्पैक्ट करते हैं। इसी क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स जो हैं उनके डिज़ाइन में हमें जियो मटीरियल्स की स्ट्रेंथ चाहिए होती है कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर को, इस प्रोजेक्ट को, उसके लोड को बेयर भी कर सकेंगी या नहीं कर सकेंगी। अगर वो नहीं कर सकेंगी तो फिर उनकी हमें ट्रीटमेंट करनी है या उनको रिप्लेस करना होता है। तो ये सारी चीज़ें मिनरल्स ही क्रिएट करते हैं। अगर वो चीज़ कॉम्पिटेंट होगी तो उसमें मिनरल कम होंगे या अच्छी पोजीशन में होंगे या ऐसे मिनरल होंगे जो डिस्टेबलाइजेशन क्रिएट ना कर रहे हों। अब हम आ जाते हैं एलिमेंट्स वर्सेस मिनरल्स। अभी तक दुनिया में जो एलिमेंट्स डिस्कवर हुए हैं वो 118 हैं, जबकि मिनरल्स जो हैं वो 2500 के करीब हैं। अब 118 एलिमेंट्स हैं, वो मिलकर लाखों या करोड़ों जो है वो कंपाउंड्स बना सकते हैं। मिनरल्स जो है वो 2500 है, उनमें जो सबसे अहम मिनरल्स हैं वो 12 मिनरल्स हैं, एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट्स 12 हैं और जो ज़मीन के क्रस्ट का 99.23% काउंट करते हैं। वैसे बेसिकली 2500 मिनरल्स एग्जिस्ट करते हैं। सॉइल में हम सिर्फ 3 मिनरल्स को कंसीडर करते हैं, जबकि रॉक में हम 12 को कंसीडर करते हैं। ज़मीन का जो क्रस्ट का 75% हिस्सा है, 75% जो उसका पोर्शन है वो ऑक्सीजन और सिलिकॉन से बना होता है। इसी वजह से जो ऑक्सीजन और सिलिकॉन से बनने वाले मिनरल्स हैं उनको हम सिलिकेट मिनरल्स कहते हैं। ये एलिमेंट्स की लिस्ट है, इसमें ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा है, 45.2% काउंट करती है क्रस्ट का, सिलिकॉन 27% है और एल्यूमिनियम जो है ये 8% है। अब हम कहते हैं सिलिकेट मिनरल्स को। ये बेसिक रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स हैं, ये ऑक्सीजन और सिलिकॉन से बने होते हैं। इनमें सिलिकॉन जो होता है वो सेंट्रल पोजीशन को ऑक्यूपाई कर रहा होता है और जो ऑक्सीजन होते हैं वो शेयरेबल होते हैं। मिनरल की क्लासिफिकेशन इस तरह से है, इसमें एक सिलिकेट मिनरल्स होते हैं, एक नॉन सिलिकेट होते हैं और एक मिनरलाइट्स होते हैं। जो सिलिकेट मिनरल्स होते हैं वो सिलिकॉन ऑक्सीजन से बने होते हैं और ये रॉक का बेसिक कंपोनेंट होता है। नॉन सिलिकेट में सेंट्रल पोजीशन पे एल्यूमिनियम हो सकता है या कोई और मटेरियल हो सकता है, मिनरलाइट्स कुछ भी हो सकते हैं। अब हम सिलिकेट मिनरल को देखते हैं। इसका जो बेसिक फार्मूला है SI सिंगल मीन्स सिलिकॉन का एक एटम होगा, ऑक्सीजन के 4 होंगे और इस टोटल कंपाउंड की जो वैलेंसी होगी या मिनरल की वैलेंसी होगी वो -4 होगी। और इसके अलावा इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, ये आपको नजर आ रहा है। इसमें सिलिकॉन सेंट्रल पोजीशन पे और ऑक्सीजन कॉर्नर्स पे है। इन 4 कॉर्नर्स की वजह से इसको हम टेट्राहेड्रल कहते हैं। इसमें जो ऑक्सीजन है ये शेयरेबल हो सकते हैं, सिलिकॉन सर्टेन सर्कमस्टांसेस में शेयर हो सकता है, उसको हम कैटायन एक्सचेंज कहते हैं, उसको बाद में डिस्कस करते हैं। सिलिकेट मिनरल्स की जो टेट्राहेड्रल शेप है उसको हम फिर आगे क्लासीफाई करते हैं, उसमें फ्रेमवर्क सिलिकेट्स होते हैं और शीट सिलिकेट्स होते हैं और चेन सिलिकेट्स होते हैं। ये बेसिकली ये जो क्लासिफिकेशन है ये इस बेस पे है कि कितने ऑक्सीजन के आइटम जो है वो शेयर हो रहे हैं दूसरे यूनिट से। प्रीवियस स्लाइड में जो हमने स्ट्रक्चर देखा था ये एक सिंगल यूनिट है, इसको हम डिस्क्रीट यूनिट कहते हैं। ये मुख्तलिफ यूनिट्स मिलकर लेयर्स बनाते हैं और शीट्स बनाते हैं। अब हम आ जाते हैं फ्रेमवर्क के ऊपर। फ्रेमवर्क सिलिकेट्स में जो ऑक्सीजन के 4 आइटम हैं वो शेयर हो रहे होते हैं किसी दूसरे यूनिट से। इसकी घर पर फेस्पर और क्वार्ट्ज है। शीट सिलिकेट्स में 3 ऑक्सीजन के आइटम जो है वो शेयर हो रहे होते हैं दूसरे यूनिट से।
इसकी जो एग्जांपल है वो माइका है, क्ले मिनरल्स जिनमें लाइट, काओलिनाइट और मोनमोलिनाइट है और सर्पेंटाइन है। शेड्स में केट्स में सिंगल चेन हो सकती है, डबल चेन हो सकती है, ट्रिपल चेन हो सकती है। इसमें दो ऑक्सीजन के एटम जो है वो शेयर हो रहे होते हैं। इसकी एग्जांपल पायरोक्सिन्स है और एम्फीपोल्स है। पायलट लीड्स, इसके नाम से लग रहा है कि ये डिस्क्रीट यूनिट होगा, ये एक सिंगल ही होता है, ये किसी के साथ कुछ शेयर नहीं कर रहा होता। इसकी एग्जांपल जो है वो ओलिवियर और गार्नेट। इसके नाम से जाहिर है कि ये आइलैंड है, जिस तरह पानी के दरमियान में एक खुश्क ज़ीरा होता है, उसका किसी चीज़ से कांटेक्ट नहीं होता है। इसी वजह से जो आइलैंड सिलिकेट्स हैं वो भी डिस्क्रीट यूनिट होते हैं, उनके अंदर कोई शेयरिंग नहीं होती दूसरे यूनिट से या दूसरी लेयर से या दूसरे फ्रेमवर्क से। अब हम आ जाते हैं डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन पे। डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन किसे कहते हैं? डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन बेसिकली एक नंबर है जो हमें ये बताता है कि उस स्पेसिफिक मिनरल में उसके एक यूनिट में कितने ऑक्सीजन के एटम हैं जो दूसरे यूनिट से शेयर हो रहे हैं, या दूसरे फ्रेमवर्क में या दूसरी शीट में या दूसरी लेयर में शेयर हो रहे हैं। अब हम आ जाते हैं नॉन इम्पोर्टेंट सिलिकेट मिनरल्स पे। इम्पोर्टेंट सिलिकेट मिनरल्स हैं, हमें क्वार्ट्ज है, फेल्सपर है, ओलिवियन है, पायरोक्सिन है, फ्यूवोल है और माइका है। पाकिस्तान में ज़्यादातर जो पाए जाते हैं वो क्वार्ट्ज है, फेल्सपर है और माइका है हमारी रॉक्स में और साइज में। अब क्वार्ट्ज, फेल्सपर और माइका पाकिस्तान में पाए जाने वाले में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। माइका जो है वो हाइड्रस माइका भी हो सकता है और दूसरा भी हो सकता है। क्वार्ट्ज है और फेल्सपर है। क्वार्ट्ज, फेल्सपर और माइका है, इसकी जो टेक्सचर है वो क्ले और सिल्ट के दरमियान का होता है, ये सैंड की तरह का नहीं होता। इनकी लस्ट होती है इनके ऊपर, मतलब चमक होती है इनके ऊपर, ब्राइटनेस होती है, ये शाइनिंग होते हैं। और मिनरल्स की एक बेसिक फीचर ये है कि जैसे ही इनके ऊपर पानी पड़ेगा इनसे हीट एक्सट्रैक्ट होती है इनकी, मतलब जो जिस तरह हम सीमेंट में डिस्कस करते हैं कि हीट ऑफ हाइड्रेशन है, इसी तरह इनके ऊपर भी जब पानी पड़ता है तो इनमें से हीट खा लेता है, जिसकी वजह से हमें कूलिंग फील होती है। इसकी एग्जांपल एक ऐसे है कि जो हम ये क्रीम्स, एस्थेटिक्स और ब्यूटिफिकेशन के लिए यूज़ करते हैं, उनमें ये मिनरल्स ज़्यादातर कारपोरेट इनकारपोरेट किए होते हैं। तो जैसे उनके ऊपर पानी पड़ता है तो वो एक कूलिंग एजेंट के तौर पर काम करते हैं। अब हम आ जाते हैं नॉन सिलिकेट मिनरल्स पे। नॉन सिलिकेट मिनरल्स में एक ऑक्साइड मिनरल्स हैं, इनकी एग्जांपल जो है वो मैग्नीटाइट और हीमाटाइट है। ये पाकिस्तान में तो अवेयरनेस में नहीं है क्योंकि ये कंप्यूटर रॉक्स हैं, इनकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है। उसके अलावा गिब्साइट है, ये हाइड्रोक्साइड मिनरल है, इसकी भी स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा होती है। सल्फाइड मिनरल्स हैं, उसके सल्फेट मिनरल्स हैं, कार्बोनेट मिनरल्स हैं, इसमें कैल्साइट और डोलोमाइट है, ये भी कंप्यूटर रॉक है। ग्लास मिनरलाइट्स में शुमार होता है ये जो ग्लास होता है, क्योंकि मिनरल नहीं है, ये मिनरलाइट है, इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा नहीं होती। नेटिव एलिमेंट्स हैं, उसमें नेटिव मेटल्स हो सकती हैं, ग्रेफाइट है, इस तरह की कोई और मेटल्स भी हो सकती हैं। उसके अलावा हेलाइड मिनरल्स हैं और फॉस्फेट मिनरल्स हैं। ये इनके नाम के साथ साथ जाहिर हो रहा है, इसमें ऑक्सीजन है, हाइड्रोक्साइड मीन हाइड्रोक्साइड आयन है, सल्फेट है, इसमें सल्फर है, ये दूसरी मेटल्स हैं। अब हम आ जाते हैं क्ले मिनरल्स। सॉइल में कौन कौन से मिनरल्स होते हैं? सॉइल में काओलिनाइट, लाइट और मोनोपोलियनाइट होते हैं। काओलिनाइट जो है इसको वन वन मिनरल कहते हैं। वन वन मिनरल इस वजह से कहते हैं, इसमें एक लेयर सिलिका की होती है और एक लेयर गिब्साइट की होती है, शीट। एक शीट सिलिका की होगी और एक शीट गिब्साइट की होगी, इसी वजह से इसको वन वन लेयर्स कहते हैं। इसमें जो लेयर होती है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए जुड़ी होती है। काओलिनाइट का जो एक पार्टिकल है उसके अंदर तकरीबन 100 स्टैक्स होते हैं, मीन 100 लेयर्स होती है। इस एक लेयर की थिकनेस जो है, या एक बेसिक यूनिट की थिकनेस जो है वो 7 एंगस्ट्रॉम होती है। और इसका जो स्पेसिफिक सरफेस एरिया है वो 15 मीटर स्क्वायर पर ग्राम होता है। ये मीटर स्क्वायर नहीं है, ये मिलीमीटर स्क्वायर है। इसको हम कंफर्म कर लेते हैं। ये सबसे लीस्ट एक्टिव है, मीन्स ये ज़्यादा एक्टिव नहीं होता क्ले में। ये लाइट है, इसको हम 1-2 मिनरल लैटिस, 1-2 लैटिस कहते हैं। इसमें एक शीट गिब्साइट की होगी, दो शीट्स सिलिका की होती है। ये जो शीट्स होती हैं ये आपस में पोटाशियम आयन की बॉन्डिंग के जरिए जुड़ी होती है। ये मॉडरेटली एक्टिव होते हैं, ज़्यादा एक्टिव नहीं होते। इसका स्पेसिफिक एरिया जो है, सरफेस एरिया, वो 80 है और जो बेसिक इसकी पार्टिकल की थिकनेस है वो 50 to 500 एंगस्ट्रॉम है। अच्छा, एक बात ध्यान रखनी है कि जिस मिनरल का स्पेसिफिक सरफेस एरिया ज़्यादा होगा वो उतना ज़्यादा एक्टिव होगा। कार्बोनाइट का स्पेसिफिक सरफेस एरिया कम है तो ये लीस्ट एक्टिव है, लाइट का ज़्यादा है तो ये ज़्यादा एक्टिव है। मोनोपोलियन लाइट पे आ जाते हैं, ये भी वन वन लैटिस है। इसमें भी एक शीट जो होगी वो गिब्साइट की होगी और एक शीट सिलिका की होगी। इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और ओकेजनल सोडियम आयन होता है, इसमें प्रेजेंट होता है।
इनकी मोनोमोलर की कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होती है। मीन्स ये अपने कैटायंस जो हैं, जो पॉजिटिव आयंस जो हैं, वो शेयर कर सकता है दूसरे से। पॉलीनाइट और इलाइट जो हैं, वो ज़्यादा शेयर नहीं कर सकते। इन मोनोमोलर में जो यूनिट्स के दरमियान जो स्पेसेस होती हैं, वो वाटर मॉलिक्यूल से कवर्ड होती हैं, मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स वहाँ पे होते हैं। मार्केट में सबसे जो ईजीएस्ट फॉर्म में अवेलेबल है वो बेंटोनाइट है। ये मोनोमोलर की एक टाइप है, ये एक सब क्लास है। ये सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है, इसका स्पेसिफिक सरफेस एरिया सबसे ज़्यादा है, 800 है। और इसकी जो पार्टिकल की बेसिक थिकनेस है वो 10 से 50 एंगस्ट्रॉम है, 10 to 50 एंगस्ट्रॉम। अब इसमें आप देख सकते हैं इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, इसी वजह से एक्टिव ज़्यादा है, जबकि प्रीवियस पॉलीनाइट और इलाइट है का सरफेस एरिया कम था तो वो कम एक्टिव थे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्ले मिनरल्स की जो फीचर्स हैं, इनका साइज़ बहुत कम होता है, ये 0.002 मिलीमीटर माइक्रोमीटर से कम होते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकली एक्टिव होते हैं, पानी को ज़्यादा जज्ब करते हैं, इनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 2 से 3 के दरमियान होती है, इनका स्पेसिफिक सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, ये सॉफ्ट होते हैं, जब पानी के साथ मिलते हैं तो इधर प्लास्टिक मटेरियल बिहेव करते हैं, और कंप्रेसिबिलिटी काज करते हैं सॉइल में, स्ट्रेंथ को डिक्रीज़ करते हैं, उसकी वॉल्यूम को डिक्रीज़ करते हैं, समटाइम इंक्रीज़ करते हैं। अगर पानी आप ऐड करोगे तो वॉल्यूम को इंक्रीज़ करेंगे, अगर पानी खुश्क हो जाएगा या उसको ड्राई कर लोगे ओवन में या किसी भी दूसरी टेक्निक से तो उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा मिनरल्स की वजह से। इनकी शेप जो होती है वो प्लेटी होती है, नीडल टाइप होती है और ट्यूबुलर होती है। अगर आप इसको स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से किसी सॉइल के या आपके सैंपल को ऑब्जर्व करेंगे, विजुअलाइज करेंगे, तो आपको क्लियरली नज़र आएगा कि ट्यूब की शेप में, ये नीडल की शेप में ये अवेलेबल होते हैं, ये प्लेट्स की शेप में ये पैक्ड होते हैं। अब हमें चेक ये करना है कि मिनरल्स को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे किसी भी सैंपल में, अगर वो सॉइल है या रॉक है, हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें मिनरल है या नहीं है। अब देखने से तो पता नहीं चलता है, ना ही उसके टेक्सचर को फील करने से पता चलता है। इसके लिए एक टेक्निक है जिसको हम XRD कहते हैं, एक्सरे डिफ्रैक्शन एनालिसिस कहते हैं। जब हम सैंपल को एक्सरे डिफ्रैक्शन एनालिसिस उसका करते हैं तो उसके आपके पास एक पूरा डिटेल आ जाती है, एक शीट आ जाती है जो आपको, जिससे आपको ये पता चलता है कि इसमें कौन सा मिनरल कितनी परसेंटेज में, कितनी क्वांटिटी में अवेलेबल है। उससे आप उस सैंपल की एनालिसिस कर सकते हो कि कौन सा इसमें मिनरल अबंडेंस में है और कौन सा कम क्वांटिटी में है। तो जो मिनरल अबंडेंस में होगा आपने उसी को टारगेट करना है कि ये सॉइल जो है, ये रॉक जो है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर की फाउंडेशन के लिए फिजिबल है या नहीं है। अगर सॉइल में मोनोमोलर ज़्यादा होगा तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फिजिबल नहीं होगी, आप उसकी या तो ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी या उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। और रॉक्स में जो है उनमें स्वेलिंग का ये ऐसा कोई फिनोमिना नहीं होता, उसमें वो बहुत माइनर सी स्वेलिंग होती है या वॉल्यूम चेंज होती है। असल में उसमें हमें ये देखना होता है जब मिनरल्स पाए जाते हैं रॉक्स में, तो जस्ट उसकी स्ट्रेंथ को हम चेक करते हैं, कौन से मिनरल किस क्वांटिटी में है और इस रॉक की स्ट्रेंथ क्या होगी। अगर सॉफ्ट मिनरल्स जो हैं वो एक्सट्रीमली अबंडेंट क्वांटिटी में है तो उस रॉक की स्ट्रेंथ कम होगी, अदरवाइज वो फिजिबल होगा। और दूसरा ये इससे ये भी पता चलता है क्योंकि रॉक्स हैं वो अंडरग्राउंड होगी, जहाँ पे हम फाउंडेशन डेवलप कर रहे हैं अपनी, या अपना इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो उसमें पानी भी उसके साथ एक्ट करेगा। तो हमें ये भी देखना है कि पानी के रॉक के साथ मिलने से रॉक कहीं डिकम्पोज तो नहीं हो जाएगी या डिस्टेबलाइज तो नहीं हो जाएगी या उसकी स्ट्रेंथ कम तो नहीं हो जाएगी। अगर ये सारे फिनोमेना उसमें हो रहे हैं उसका मतलब है कि वो मिनरल जो है वो डिस्ट्रक्टिव है, वो एक डिस्टेबलाइजेशन एजेंट के तौर पे काम कर रहा है। तो हमें उसको काउंटर करना होता है। काउंटर करने की टेक्निक्स हैं, समटाइम्स हम उस पूरी फाउंडेशन के जो मटेरियल है उसको हम रिप्लेस करते हैं किसी कंपीटेंट रॉक से, कंपीटेंट मटेरियल से। समटाइम्स हम उसकी ट्रीटमेंट करते हैं, ट्रीटमेंट उसकी केमिकल होती है, और समटाइम्स उसको हम फिल अप कर देते हैं। तो मिनरल से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो वो काइंडली आप शेयर कर लीजिएगा। आप इंडिविजुअली व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं और टेक्स्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू।